सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, आपके हिसाब से लाइफ़ का मीनिंग क्या है? अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल लगता है लेकिन हिस्ट्री में शायद ही कोई क्वेश्चन इससे ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर किया हुआ हो। एंशिएंट फिलोसोफर्स, रिलीजियस ट्रेडिशंस, मॉडर्न साइंटिस्ट्स, इवन साइकोलॉजिस्ट इन सब ने इस सवाल को अलग-अलग एंगल से देखा है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि इस क्वेश्चन का कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आंसर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ का मीनिंग गॉड से आता है या फिर कुछ कहते हैं कि मीनिंग हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। इवन कुछ कहते हैं कि लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग है ही नहीं। और इवन कुछ ट्रेडिशंस कहते हैं कि मीनिंग डिस्कवर नहीं बल्कि रियलाइज़ किया जाता है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि फ़िलॉसफ़ी क्या कहती है, साइंस क्या कहता है, इवन रिलीजन क्या कहता है और इवन साइकोलॉजी क्या कहती है। और शायद एंड तक हम एक ऑनेस्ट कंक्लूजन तक पहुंच जाए या फिर हु नोस पहुंचे ही ना। अगर हम प्योर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से शुरू करें तो सबसे पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखना पड़ेगा। 19th सेंचुरी का एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स डार्विन। इसने नेचुरल सिलेक्शन का थियरी प्रपोज किया। अब इस थियरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इवॉल्व करते हैं बिकॉज सर्टन ट्रेट्स सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और उसने कहा कि इवोल्यूशन का कोई कॉन्शियस गोल है ही नहीं, ये होता ही नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन इट सिंपली फेवर्स ट्रेट्स जो रिप्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब इस पर्सपेक्टिव से देखें तो बायोलॉजिकल लेवल पर लाइफ का पर्पस बेसिकली दो चीज़ों से लिंक्ड है। पहला है सर्वाइवल और दूसरा है रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन इज नॉट इक्वल टू फिलोसॉफिकल मीनिंग। साइंस ये एक्सप्लेन करता है कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, लेकिन साइंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आंसर नहीं देता कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने लाइफ के मीनिंग को डीपली एक्सप्लोर किया और अमंग्स देम एरिस्टोटल का आंसर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहा है। एरिस्टोटल ने कहा कि हर चीज़ का एक फंक्शन होता है, जैसे कि नाइफ का फंक्शन होता है कटिंग, या फिर हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। तो वैसे ही उसने कहा कि ह्यूमन का फंक्शन क्या है। और एरिस्टोटल का इसके ऊपर जवाब ये था कि ह्यूमंस का डिस्टिंक्टिव एबिलिटी है रीज़न। इसलिए उसने कंक्लूड किया कि मीनिंगफुल लाइफ इज इक्वल टू रैशनल एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विथ वर्च्यू। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, यूडेमोनिया। अब यूडेमोनिया को ऑफ्टन हैप्पीनेस ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग काफ़ी डीपर है। इट मीन्स फ्लरिशिंग, एक लाइफ जहाँ कैरेक्टर डेवलप होता है, विजडम ग्रो होती है, वर्च्यू प्रैक्टिस होता है। इवन मॉडर्न साइकोलॉजी इंटरेस्टिंगली इस आइडिया से पार्शली एग्री करती है। इवन रिसर्च दिखाती है कि पर्पस ओरिएंटेड लिविंग ये वेलबींग से लिंक्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज ऑन लाइफ पर्पस सजेस्ट कोरिलेशंस बिटवीन पर्पस इन लाइफ एंड पॉजिटिव हेल्थ आउटकम्स इन ओल्डर एडल्ट्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बस एक कोरिलेशन है, कॉस्मिक मीनिंग का प्रूफ नहीं है, बट इट शोज पर्पस साइकोलॉजिकली पावरफुल है। अब आता है थोड़ा रिलीजन पर। मोस्ट रिलीजियस ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग लाइफ का मीनिंग एक डिवाइन रियलिटी से आता है। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में सर्विंग गॉड एक पर्पस होता है, या फिर इस्लामिक ट्रेडिशंस में सबमिशन टू गॉड ये पर्पस होता है, और हिंदू ट्रेडिशंस में लिबरेशन यानी मोक्ष पर्पस होता है। अब इंडियन फिलोसफी पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है। उपनिषदिक टेक्स्ट जैसे चांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद एक यहाँ पर एक पावरफुल आइडिया प्रपोज करते हैं। आत्मा इज इक्वल टू इनर सेल्फ और ब्रह्म इज इक्वल टू अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पर इसका एक फेमस महावाक्य है, तत्वम असि, यानी यू आर दैट। अद्वैत वेदांत के फिलोसोफर आदि शंकराचार्य जी ने ये इंटरप्रेट किया कि मीनिंग ऑफ लाइफ इज इक्वल टू रियलाइजिंग दैट आत्मा एंड ब्रह्म आर नॉन डिफरेंट। अद्वैत वेदांत एक क्लासिकल इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल है जो नॉन ड्यूअलिटी यानी एक ही अल्टीमेट रियलिटी है, ये इसका सबसे क्लियर और रेडिकल केस रखता है। अद्वैत का कोर क्लेम सिंपल है बट काफ़ी पावरफुल है। वो ये है कि अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ एक ही है, और इस रियलिटी को अद्वैत ब्रह्म कहता है। अब ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई गॉड विथ फॉर्म भी नहीं है। ब्रह्म का मतलब है एटर्नल चेंजलेस कॉन्शियसनेस।
जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के डिवीजन से परे है। अद्वैत के अकॉर्डिंग ब्रह्म ही सब कुछ है और आत्मा यानी तुम्हारा रियल सेल्फ असल में ब्रह्म से अलग है ही नहीं। ये एक मेटाफिजिकल क्लेम है, लेकिन हिस्टोरिकली ये फ्रेमवर्क मिलियंस लोगों को एग्जिस्टेंशियल मीनिंग प्रोवाइड करते आ रहा है। अब चलते थोड़ा बुद्धिज्म की तरफ। टीचिंग्स एट्रीब्यूटेड टू गौतम बुद्ध एक डिफरेंट डायरेक्शन देती है। बुद्धिज्म कॉस्मिक पर्पस पे फोकस नहीं करता, इंस्टेड ये फोकस करता है ह्यूमन सफरिंग पर। इसके फोर नोबल ट्रुथ्स जो कि है, पहला है लाइफ इन्वॉल्व सफरिंग, दूसरा है सफरिंग अराइजेस फ्रॉम क्रेविंग, तीसरा है सफरिंग कैन एंड, और चौथा है पाथ एग्जिस्ट, दैट इज द एट फोल्ड पाथ। और बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग मीनिंग डिस्कवर करना नहीं, बल्कि इसी सफरिंग को अंडरस्टैंड करना और इसे कम करना इंपॉर्टेंट है। इवन मॉडर्न साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर काफ़ी रिसर्च हुई है। बहुत सारे स्टडीज़ ये सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन स्ट्रेस और रिमिनेशन को ये कम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन रिसर्च जो है इट्स स्टिल इवॉल्विंग और आउटकम्स ये वैरी करते हैं। अब फिर से थोड़ा आता है वेस्टर्न फिलोसफी पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसोफर है, 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा। आई थिंक सबने सुना ही होगा इसके बारे में। और एक उसने एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशन किया। एक फेमस सेंटेंस है उसका, फेमस लाइन है उसकी, जो कि है गॉड इज़ डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। अब इसको बहुत ही उस वक्त भी बहुत ही गलत वे में लिया था लोगों ने, और इवन आज भी लोग उसको एक बहुत ही इस लाइन को एक गलत वे में लेते हैं, क्योंकि लोग इसको एक लिटरल सेंस में लेते हैं कि गॉड एक फिजिकल एंटिटी है और किसी ने उसको मार दिया। नो, इट्स नॉट दैट। गॉड इज़ डेड का इसमें मतलब है कि उस वक्त तो ऐसा था कि एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया हुआ था और कल्चरल वैल्यूज़ जो है उस वक्त वो कम हो रही थी। उस वक्त जो रिलीजन का होल्ड हुआ करता था, तो वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से वो रिलीजन होल्ड जो था इंस्टीट्यूशंस पर, वो कम हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही सेड दैट थिंग कि गॉड इज़ डेड इन अ ट्रेडिशनल सेंस एंड नॉट इन अ लिटरल सेंस। उसका पॉइंट बस ये था कि मॉडर्न साइंस और सेक्युलराइजेशन के बाद ट्रेडिशनल मीनिंग सिस्टम्स वो कोलैप्स हो रहे हैं, और जब एक्सटर्नल मीनिंग डिसअपियर होता है तो हम नाइलिज्म फेस करते हैं। नाउ व्हाट डज नाइलिज्म मीन्स? नाइलिज्म सिंपली मीन्स कि लाइफ का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग है ही नहीं, कोई मीनिंग कोई पर्पस लाइफ का है ही नहीं। और इसीलिए नीचे भी एक नाइलिस्ट ही था। और इवन आज भी नाइलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म को ये सेम समझते हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन नाइलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म इज, दोनों बात तो पहला सेंटेंस तो सब दोनों भी सेम ही बोलते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑल्सो सेज कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। इवन नाइलिज्म सेज दैट कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है। बट नाइलिज्म इट स्टॉप्स देयर इटसेल्फ कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, दैट्स इट। बट एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑन द अदर हैंड इट सेज कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई प्री रिटन स्क्रिप्ट भी नहीं है, बट हमें अपने वैल्यूज़ खुद क्रिएट करने होंगे। दिस इज़ वॉट एग्जिस्टेंशियलिज्म सेज आफ्टर दैट, कि हमें ही अपने वैल्यूज़ खुद क्रिएट करने होते हैं एंड वी आर द कंट्रोलर ऑफ आवर लाइव्स। ये बेसिक डिफरेंस है नाइलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म का। और इसीलिए फ्रेडरिक नीचे ने ये वॉर्न किया था कि अगर ह्यूमैनिटी नाइलिज्म को हैंडल नहीं कर पाई तो एक कल्चरल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। और इसीलिए इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया उसने कि ओवरमैन का, यानी ऊबरवंश। एक जर्मन में ऊबरवंश होता है और जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है ओवरमैन का। नाउ व्हाट डज ओवरमैन मीन? कि वी हैव टू क्रिएट आवर ओन वैल्यूज़, कि अगर मीनिंग नहीं है तो हमें अपने वैल्यूज़ खुद ही क्रिएट करने पड़ेंगे। और हर्ड मेंटालिटी जो बेसिकली है, हमें उससे ऊपर उठना पड़ेगा और हर्ड मेंटालिटी से अलग सोचना पड़ेगा। एंड वी हैव टू ओवरकम दैट हर्ड मेंटालिटी एंड वी हैव टू क्रिएट आवर वैल्यूज़, आर हायर वैल्यूज़। तो दिस इज़ व्हाट ओवरमैन मीन्स, और दिस इज़ व्हाट हिज पर्पस इन लाइफ वॉज। कि यही फिलोसफी उसकी है उबरमंच की। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन वैल्यूज़ एंड वी हैव टू लिव बाय इट।
तो अब आते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म पर। 20th सेंचुरी में फिलोसोफर था जॉन पॉल सार्ट्रा। उसने एक रेडिकल आइडिया दिया था कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब वही जो मैंने पहले कहा था कि हम पहले एग्जिस्ट करते हैं, फिर अपनी चॉइसेस से अपनी आइडेंटिटी और मीनिंग क्रिएट करते हैं। कोई प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। अब इन सब को देखे ये फ्रीडम एक्साइटिंग तो लगती है, लेकिन एक बाद में एक एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी भी ये क्रिएट करता है, क्योंकि अगर कोई मीनिंग गिवन ही नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंप्लीटली तुम्हारी हो जाती है। और इसी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम देखते हैं, तो इसी से एक एंग्जाइटी आती है कि ये सोचकर कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे या नहीं। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी मीन्स। साइकेट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है, उसने अपनी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में ये आर्ग्यू किया था कि ह्यूमंस जो है वो डीपली मीनिंग सीकिंग क्रिएचर्स है। ये बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज, कैन यू सी इट? आई होप यू कैन सी इट, यस। सो ये बुक है वो, काफ़ी शॉर्ट बुक है और अ गुड रीड, डेफिनेटली अ गुड रीड। और बेसिकली इसका बुक में जो है वो यही है कि इस फ्रेडरिक नीचा को ही इसने इस बुक में जो है वो कोट किया है कि फ्रेडरिक नीचा का एक कोट है कि ही हु हैज़ अ वाई कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। कि अगर इंसान के पास एक वाई हो तो वो कुछ भी बेयर कर सकता है दुनिया में, कुछ भी। और यही बुक उसका पूरा एसेंस है इस बुक का, कि क्योंकि इज़ अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवल विक्टर फ्रैंकल, जो कि आउशविट्स में कंसंट्रेशन कैंप में वो था। और बहुत ही खतरनाक खतरनाक किस्से इसमें हुए उसके साथ। और पूरे वही इस बुक में मेंशन्ड है कि व्हाट हैपेंड टू हिम, एंड स्टिल उसने एक मीनिंग क्रिएट किया लाइफ के लिए। और इसके बाद ही उसने लोगोथेरेपी भी जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइन की, एक फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी है। और फ्रैंकल के अकॉर्डिंग मीनिंग जो है वो 3 सोर्सेस में आता है। पहला है क्रिएटिव वर्क, दूसरा है लव एंड रिलेशनशिप्स, और तीसरा है एटीट्यूड टुवर्ड्स सफरिंग, कि व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स सफरिंग। उसने ये ऑब्जर्व किया कि इवन एक्सट्रीम सफरिंग में भी एक मीनिंग पॉसिबल है। अब आते हैं थोड़ा मॉडर्न दुनिया में। कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर सूजन वुल्फ एक इंटरेस्टिंग मिडिल ग्राउंड प्रपोज करती है। उनके अकॉर्डिंग मीनिंगफुल लाइफ के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। पहला है सब्जेक्टिव अट्रैक्शन, यानी तुम्हें पर्सनली मीनिंगफुल वो लगना चाहिए, जो भी चीज़ है वो पर्सनली तुम्हें मीनिंगफुल लगनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्टिव वैल्यू, यानी वो एक्टिविटी जेन्युइनली वैल्यूएबल भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली वैल्यूएबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, केयरिंग फॉर पीपल, क्रिएटिंग नॉलेज, एडवांसिंग साइंस, आर्टिस्टिक क्रिएशन, ये सब चीज़ें। वो कहते हैं कि सिर्फ प्लेजर मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट नहीं करता। नाउ लेट्स समराइज ऑल ऑफ दिस, let's summarize all of the views we covered till now. What does biology says? Survival and reproduction. Now, what does Aristotle says? Flourishing through virtue, eudaimonia. What does religion says? एक divine purpose है। What does Buddhism says? कि suffering का end करो। नीचा कहता है कि create your own values। उबरमंच का जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला, जॉन पॉल सार्ट्रा यानी एग्जिस्टेंशलिज्म, इट सेज कि चूज योर ओन मीनिंग। साइकोलॉजी सेज कि ह्यूमंस नीड मीनिंग, वो हमने विक्टर फ्रैंकल के इसमें देखा। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस जो है वो कॉस्मिक पर्पस को प्रूव नहीं करता, लेकिन साइकोलॉजिकल एविडेंस ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि ह्यूमंस मीनिंग क्रिएट करते हैं। और शायद यही की इंसाइट है कि मीनिंग कोई गिवन नहीं होता, मीनिंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड होता है थ्रू रिलेशनशिप्स, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। और यूनिवर्स शायद तुम्हें पर्पस ना दे, लेकिन तुम उसको पर्पस दे सकते हो। तो काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए। एंड नाउ व्हाट आर योर थॉट्स? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और आप क्या सोचते हो अबाउट लाइफ? व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। आई वुड लव टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल।